आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में आपका जो सब्जेक्ट है एनआरएस में ये है 315 यानी कि 315। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा वर्ड जो है वो समझ नहीं आ रहा तो बता सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये, आपके एग्जाम के लिए है ये सिर्फ और उन बच्चों के लिए स्पेशली जो ऑन डिमांड देने जा रहे हैं या फिर पब्लिक एग्जाम, जैसे अभी अप्रैल में जून में पेपर होने वाले हैं, तो जो अप्रैल में पेपर नहीं हो पाए तो जून में होने वाले हैं, या फिर अक्टूबर में पेपर होते हैं, उनके लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इनको पढ़ सकते हैं। और इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, अभी जो हम लेसन 1 में है, इसके अंदर ये नाम है इस चैप्टर का, भारत के इतिहास को समझना। तो भारत के इतिहास में कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि भारत के इतिहास को हम क्यों समझें और हमें समझने से क्या बेनिफिट होगा, या फिर हम इतिहास को समझते कैसे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत के महत्व पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, तो इनमें मैं कुछ वर्ड बता देता हूं आपको, शायद अगर दिक्कत हो। प्राचीन मतलब पुराना, यानी पुराने समय के भारत के इतिहास। इतिहास मतलब हमारा जो हिस्ट्री या इतिहास, जिसमें इति मतलब होता है घटना, हास मतलब होता है लिखना। तो ऐसी घटनाएं जो एक प्रमुख घटनाओं को लिखा गया हो, और वो ऐसी घटनाओं को स्रोतों का मतलब होता है जो मिलती है हमें, कहां से मिली हमें वो चीजें, वो हमें कैसे मिलती हैं, उनको कहा जाता है स्रोत। पर प्रकाश डालिए मतलब उन चीजों के बारे में बताइए। तो इतिहास को जानने के स्रोत जो हैं विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन हैं, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए हमें पीछे, यानी कि जो हमारे पास में कोई किसी का प्रमाण होता है, प्रूफ होता है, तभी हम मानते हैं। तो इतिहास में भी ऐसा ही होता है। और इतिहास के अंदर भी हमारे मानने पर ही डिपेंड करता है कि हम, हमारे पास जो प्रमाण है वो सही है नहीं है, और वो विश्वसनीय होनी चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि इसमें जो स्थान है वो बड़ा अहम होता है, कि वो आपको प्रमाण जो है वो कहां पर मिला था, इनका भी बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें। और अभाव, कहते हैं कि स्रोतों के अभाव में हम किसी भी चीज की स्पष्ट एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आप बिना प्रमाण के उन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। आपको किसी भी चीज को समझने के लिए प्रमाण होने की आवश्यकता होती है। जैसे साहित्य लेख, जो साहित्य होते हैं, लेख लिखे जाते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उसे कहते हैं जो जो लोगों ने अपने हाथों द्वारा लिखे गए नोट्स, जैसे आज हम कहते हैं कि आज मैं नोट्स लिख रहा हूं, तो उन नोट्स को लिखने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम अभिलेख कहते हैं। आगे मैं बात करता हूं सिक्के। तो सिक्के भी अलग अलग समय के टाइम में होते हैं, और इन सिक्कों में भी एक चीज देखी जाती है कि इन सिक्कों, जो सिक्के हैं हमारे पास में, वो सिक्के किस तरह के, किस काल के हैं या किस राजा के द्वारा बनाए गए। तो वो प्रूफ होता है कि इस राजा में हमें ये सिक्के चलते थे, यानी इन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। विदेशी यात्रियों का अध्ययन, और कई बार विदेशी यात्री भारत में आते हैं तो भारत का भी अध्ययन करते हैं, यहाँ के राजाओं के बारे में, यहाँ की जगह के बारे में वो बताते हैं और उनको किताबों में लिखते हैं ताकि लोग उनको समझ सके। तो उनकी किताबों को जब कोई पढ़ता है तो वो समझ पाता है कि हाँ, ये व्यक्ति वहां गया था और वहां पर ऐसा था। तो इन साक्ष्यों को ध्यान दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो धार्मिक साहित्य, धार्मिक मतलब धर्म, और साहित्य मतलब होता है उसके बारे में जो लिखे गए लेख हैं वो। तो धार्मिक साहित्य वे होते हैं जिनमें धर्म से संबंधित बात की जाती है, धर्म से संबंधित लिखा जाता है, विधि विधान के बारे में लिखा जाता है, उनके बारे में जानकारियां दी जाती हैं, कर्मकांडों के बारे में लिखा जाता है, उसे हम साहित्य, धार्मिक साहित्य कहते हैं। और धार्मिक साहित्य में जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, पुराण, इस तरह के चीजें जो हैं वो धार्मिक ग्रंथ में आती है, धार्मिक साहित्य में आती हैं। और ऐसे ही वेद, इन सभी से पहले हमारे वेद हुआ करते थे, और वेदों में हमारे पास में ये 4 वेद हुआ करते थे। इन 4 वेद में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, तो ये 4 वेद हुआ करते थे। इनको क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी चीज है कि ऋग्वेद जो है
यजुर्वेद जो है और सामवेद है, अर्थवेद है, इनके क्या अंतर है इनमें? तो ऋग्वेद में बता देता हूं आपको। ऋग्वेद जो है वो स्तुति, पूजा के लिए, स्तुतियों के लिए इसमें किसी की मंत्रों का उच्चारण किया गया है। और यजुर्वेद जो है वो ये दवाइयों के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी इसमें जो वे यानी आयुर्वेदिक दवाई हैं उनके बारे में बताया जाता है। सामवेद और अर्थवेद। सामवेद है जिसमें गाने या कविता या इन तरह के मंत्रों का, मंत्र या गाने, इस तरह की जो स्तुतियां हैं या फिर इनके बारे में बताया जाता है। और लास्ट हमारे पास आता है अर्थवेद। अर्थवेद जो आता है इसमें जो अर्थ यानी कि पैसा और पैसे का किस तरह से चलन रहा, इनके बारे में जानने के लिए इसे अर्थवेद में कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। रामायण, महाभारत, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांत। तो रामायण आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं कि इनमें 48,000 पंक्तियां थी इनकी, और बाद में कुल 24,000 श्लोक। क्योंकि पहले जो रामायण था उस रामायण के अंदर जो लिखा जाता था वो सारा का वो सभी लाइनें जो थी वो स्रोत में थी। तो वो स्रोत के हिसाब से लिखा जाता था, और जो श्लोक के हिसाब से, और श्लोक जो है वो दोहे आप कह सकते हैं या श्लोक कह सकते हैं, उनमें लिखा जाता था। और ऐसी 24,000 जो श्लोक हैं वो रामायण में थे। और कहते हैं इनकी रचना जो है वो वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि जो थे इनकी रचना करने वाले थे इनमें रामायण की। और साथ ही इनकी रचना के समय को विरोधाभास है कि रचना का जो समय है, रामायण बनने का जो समय है, उसमें नहीं कहा जा सकता कि क्या समय रहा होगा। आगे बात करते हैं महाभारत की। महाभारत आप सबने देखी होगी, सब जानते हैं, दो भाइयों की कहानी, यानी कि दो भाई पांडव और कौरव। तो इन दो दो भाइयों के ग्रुप का जो डिवीजन है, उनकी लड़ाइयां हैं उन पर है। और कहा जाता है कि इसका जो नाम है पहले जयगीत हुआ करता था। जयगीत के साथ में इसमें भी 24,000 श्लोक हुआ करते थे, और बाद में जाकर के इसका नाम महाभारत हुआ। आगे हम बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद जो होती है इसमें, इस उपनिषद में ये कहते हैं कि आध्यात्मिक विद्या की पुस्तकें होती हैं, और इसमें जीव अध्यात्म शास्त्र के बहुमूल्य रत्न माने जाते हैं। और ये ज्ञान ग्रंथ है। और उपनिषद जो है शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, इसका अर्थ है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण विद्या। ब्राह्मण विद्या की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण विद्या जो है, और ब्राह्मण को जो विद्या मिलती है वो गुरु के पास बैठने से मिलती है। इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ ये भी है। आगे हम चलते हैं, इसको देखते हुए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो जब वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेदों की रचना के बाद हुई थी। और वास्तव में इन ग्रंथों में कर्मकांड, विधि विधान और पूजा पाठ जो है उनके तरीकों को लिखा गया था। और इसके साथ ही ब्राह्मण, परिच्छेद और इस तरह के जो वर्ड है ये यहाँ पर आए थे। और बिंबिसार की घटनाओं का ज्ञान भी यहीं पर इन्हीं के टाइम में हुआ था। और कहते हैं कुरु, पंचाल, आर्य और संस्कृति का बहुमूल्य प्रकाश इसी समय हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदांग की। वेदांग जो है वो काफी समय बीतने के बाद में वैदिक साहित्य जो है वो जटिल तथा कठिन लगने लगा था। और उनके अर्थों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सूत्र लिखे गए थे। सूत्र मतलब होता है उसको सरल करके लिखना, जो वेदांत के नाम से जाने गए। तो अगर कुछ वर्ड हमें नहीं समझ में आते हैं, उसका हम कोई एक्सप्लेन किया हुआ वर्ड पढ़ते हैं, उसे हम सूत्र कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें इतिहास निर्माण के क्षेत्र में किसान के वृत्तांत तक सहायक विवेचना कीजिए। कहते हैं भारतीय इतिहास जानने के लिए विदेशियों के वृत्तांत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि अगर हमें भारत के बारे में जानना है तो हम कई बार हम बाहर के लोगों के बारे में, बाहर के जो विदेशी जो लोग हैं भारत में आए थे और उन्होंने कुछ अपनी किताबें लिखी थी, अगर हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उससे भी हम भारत के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के नाम लेने जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे भारत में, और उन्होंने कहते हैं इंडिका पुस्तक लिखी, जो कि मौर्य साम्राज्य में किस तरीके से राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक चीजें हो रही थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने, उनके बारे में उन्होंने बताया। आगे जाकर चीन से फहियान आए
तो फाहियान जो है वो गुप्तकालीन के टाइम में भारत का चित्र प्रस्तुत किया था उसने। और ये जो फाहियान है या फिर हेन सॉन्ग है, ये सभी जो है वो भारत के बाहर यानी कि चाइना, चीन से भारत में आकर के और भारत के बारे में जान करके इन्होंने किताबें लिखी और लिख करके ये भारत के लिए इतिहास का साक्ष्य बना के गए। ये कुछ किताबें हमें जानने को मिलती हैं और इसलिए, और कुछ किताबें इनके चाइना यानी चीन में भी हमारी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करते हैं, यह है लेसन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 6। अतीत को समझने में पुरातत्व हमारी किस प्रकार सहायता करता है? ये पुरातत्व जो वर्ड है और अतीत, अतीत का मतलब होता है हमारे बीते हुए समय में क्या चीजें हैं जो बीते हुए समय को समझने में पुरातत्व यानी कि पुरानी चीजें हमारी किस प्रकार से सहायता करती है, यह है हमारा क्वेश्चन। प्रश्न में दिया गया। अब हम जान लेते हैं उत्तर के बारे में, और उत्तर के बारे में बात करें तो अतीत को समझने में पुरातत्व जो है विभाग या पुरातत्व संबंधी जो सामग्री होती है वो भारतीय इतिहास का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें जितनी भी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है वह बीते हुए समय में अतीत में जाकर के जो चीजें हुई थी उनके साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, और वो आगे उनको एक ऐसी जगह पे रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ताकि उसको आने वाली जनरेशन भी उन प्रूफ को देख सके और उन पर विश्वास कर सके। और इसीलिए जैसे पहले के राजा भारत में थे या नहीं, तो आज के समय में अगर हम जाने इस चीज को तो हम उनके खंडहरों को देख सकते हैं, उनके महल के जो पत्थर लगे हुए हैं उन पत्थरों को देख सकते हैं, कितना बड़ा महल था उनका, कैसा था, किस तरीके से बना हुआ होता था। तो ये सब चीजों को समझने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। और बर्तनों को देख सकते हैं, उनके शस्त्रों को देख सकते हैं, उनके ताम्र पत्रों को देख सकते हैं, शिलालेखों को देख सकते हैं। तो शिलालेख जो है, पत्थरों पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। तो उनको देख करके हम समझ में आता है, समझ सकते हैं कि हाँ ये उन लोगों द्वारा उस समय बनाए गए थे। साथ ही बात करें कि कई जगह पर खुदाई करने पर बहुत सारी बर्तन मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, पत्थर जो सिक्के हैं वो मिलते हैं। तो इस तरीके से जो चीजें मिलती हैं ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि कोई पहले हमारे हमारे हमसे काफी समय पहले लोग यहाँ पर रहते होंगे, जो कि 7,000, 6,000, 5,000 या 20,000 साल पहले भी लोग होते होंगे। जैसे कश्मीर और राजस्थान में 7,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के लगभग खेती हुआ करती थी, इसके साक्ष्य मिलते हैं, और अन्न के दाने भी मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले भी ये सब चीजें होती थी और हमें साक्ष्य के रूप में ये सब दिखता है। आगे हम बात करते हैं कि संगम साहित्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह संगम साहित्य का मतलब क्या होता है? अगर मैं संगम साहित्य की बात करूं तो संगम मतलब होता है मिलना, और जब मिलने की बात आती है तो संगम यानी मिलना, तो मिलने में क्या मिला? तो मिलने में ये भारत के अंदर जो लोग थे उनमें उनके विचार, उनकी अलग अलग जो शैलियां थी, जो उनकी स्किल थी, उनका मिलना हुआ। जैसे मैं बात करूं तमिल में उत्कृष्ट साहित्य यानी कि तमिल की भाषा में बहुत अच्छा लिखा हुआ साहित्य जो होता है, उस साहित्यिक शब्द जो संगम वस्तुओं का एक शब्द जो दिया गया है, उत्कृष्ट साहित्य यानी उत्कृष्ट तमिल साहित्य को हमने यहाँ पर संगम साहित्य कहा गया है। और संगम का सीधा सीधा सा अर्थ है पूरे भारत के अंदर जो उस समय की कविताएं हुआ करती थी, या जो वहां पर उस समय का गाने हुआ करते थे या भजन हुआ करते थे, जो उस समय सब मिक्स किया गया और इसी को संगम साहित्य कहा गया। जैसे तमिल संगम, तमिल विद्वानों और कवियों की एक सभा थी, और इस सभा में साहित्यिक की स्थापना की गई थी, जिनमें अब बात करते हैं कि इनमें 3 जगह की चीजों को मिक्स किया गया था, और 3 राजाओं के बारे में बात करते हैं तो ये आते हैं चेर, चोल और पांड्या।
सो ये 3 जगह है, 3 ऐसे राजाओं के नाम आते हैं जिनके जो चीजें थी, यानी कि जो वहां पर जो उनका कविताएं थी या उनके साहित्य थे, वो बड़े पढ़े गए, यानी कि आपस में उनका देखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आज के समय में भारत के पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि मुंबई हो गया या फिर ऊपर जाते हैं यूपी हो गया, इस तरीके से, और दक्षिण, तो यहां पर मूवी का बड़ा, पिक्चरों का बड़ा फेयर है कि वो साउथ इंडिया की पिक्चर और नॉर्थ इंडिया की पिक्चर, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की पिक्चर देखता है, और साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया की पिक्चर देखता है, तो इसे कहते हैं संगम। आगे हम बात करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमारे 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और पढ़ करके अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो उन पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहां पर समस्या आ रही है। कोई ऐसे वर्ड, मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि हर एक शब्द को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, और मैंने किया, अभी किया भी है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम का वीडियो देखिए, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं।